The degree of decentralization in a particular organization, the following factors should be taken into consideration. One, size and complexity of the organization. In a large and complex organization, then is greater need for decentralization, but it's relatively small and simple organization. Top management can make most of the decision, and creation of autonomous units may be a very costly scheme. होल्ड कीजिए Second, 1 मिनट। आज हम लोग डील कर रहे हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिसेंट्रलाइजेशन। कौन कौन सा फैक्टर है जो ये अफेक्ट डालता है कि हमको डिसेंट्रलाइजेशन पे फॉर्मेट पे फॉलो करना है, डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करना है। सर, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपका साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर आपका छोटा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम लोग सब चीज पर्सनली मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है, उसका ब्रांचेस ज्यादा हो गया, अलग स्टेट्स में हो गया, इसका मतलब है कि और भी लोग चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। सिर्फ जो टॉप मैनेजमेंट है या कंपनी के ओनर है, practically it is not possible for the top management to see all the branches। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है so that कि the management can be done very properly। ठीक है, इसी को आप इस तरह कह सकते हैं जैसे कि span of management। now span of management is all about कि one supervisor will supervise how many subordinates। एक टीम लीडर के अंदर में कितना बंदा होगा, एक सुपरवाइजर के अंदर में कितना सबऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग ऑन द साइज डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका अगेन जो हम पहले एग्जांपल देते थे, आदित्य बिरला ग्रुप है, तो आदित्य बिरला ग्रुप या टाटा ग्रुप है, तो जो बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप सब है, तो उसमें बहुत सारी कंपनी, डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है ये लोग। अब है कि वो प्रैक्टिकली एक आदमी के लिए नहीं पॉसिबल है कि एवरीथिंग सब मैनेज करे, तो दैट इज व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, सो दैट द शो कैन बी रन वेरी प्रॉपर्ली। क्लियर है? क्लियर है? हेलो क्लास? यस सर। ठीक है, दूसरा पढ़िए। dispersal of operation. When the production and sales of an enterprise are geographically scattered, centralized control become very difficult, and there is a greater pressure for decentralization of authority. But if all the activity are located in one building, centralized control is much easier. एकदम सिंपल सी बात कही जा रही है। जैसे ज्योग्राफी होता है ना, ज्योग्राफिकल लोकेशन, जैसे सब लोग अपने अपने जो घर में हैं, तो हम लोग अपने अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन में। नाउ द थिंग इज दैट कि कंपनी है, उसका बहुत सारा ब्रांचेस होता है, ठीक है, उसका बहुत सारा आउटलेट्स है, बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है, अलग अलग कंपनी है, एक ही मदरशिप है उसके अंदर में। तो अगर ज्योग्राफिकली उसका बहुत ज्यादा लोकेशन स्कैटर्ड है, दैट इज कि अगर हम बात करें कि भाई टाटा मोटर्स है ना, या आदित्य बिरला ग्रुप का एक कंपनी है आइडिया, तो आइडिया टेलीकॉम की कंपनी है, तो आइडिया का आउटलेट कहाँ कहाँ पर है? पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट में है, पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद एक एक डिस्ट्रिक्ट में कई कई आउटलेट्स हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि पूरे इंडिया में आइडिया का आउटलेट्स है, आइडिया का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, आइडिया का सारा चीज। नाउ द थिंग इज दैट कि ज्योग्राफिकली ये स्कैटर्ड है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में ज्योग्राफिकली आइडिया कंपनी का जितना भी ब्रांचेस है वो पूरा स्कैटर्ड है। तो नाउ प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीथिंग, मतलब सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट से पॉसिबल नहीं है इसको कंट्रोल करना, इसको ऑपरेट करना। अगर सेंट्रलाइज तरीके से कीजिएगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कभी नहीं पहुंचेगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज ऑल अबाउट कैपिटलाइजिंग और यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज अप टू द मैक्स, दैट इज 100%। अगर पूरा रिसोर्स को इस्तेमाल करेंगे तभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आएगा। अगर रिसोर्स को हम 70% इस्तेमाल कर रहे हैं, 80% इस्तेमाल कर रहे हैं, 65% इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका रेंट तो हम 100% का देते हैं ना। हमने तो उसका जब उसका प्रोक्योरमेंट किया, जब उसको हासिल किया, तो वो तो हमने 100% उसका पेमेंट किया है। अब ये मेरे ऊपर है कि हम उसका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट द रिसोर्सेज
सब चीज मिला करके, फिजिकल, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज, तीनों अगर 100% में कॉम्बिनेशन में नहीं यूज करेंगे तो मेरा कॉस्टिंग बढ़ जाता है, और सबको 100% यूटिलाइज करेंगे तो मेरा कॉस्टिंग कम हो जाएगा। तो इन द सेंस कि अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रीच करना है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट वो क्लियर है ना? हेलो क्लास, Yes, sir. यस सर। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट क्लियर है ना? मतलब एकदम सिंपल एग्जांपल है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि हमने किराया लिया, तो किराया पूरा 24 घंटे का देते हैं ना, इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ 12 घंटा, ये आपका प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम उसको पूरा 24 घंटा इस्तेमाल करें, जो भी बिल्डिंग हमने किराए पे लिया है, तो हम ज्यादा कमा सकते हैं, और किराया तो उतना ही दे रहे हैं, है ना? तो मेरा Yes, sir. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा, लागत हम ज्यादा कमा रहे हैं ना, कम पेमेंट कर रहे हैं और कमा ज्यादा रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटता है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रीच करने के लिए एक पॉइंट है, ये एक लेवल है, तो उसको रीच करने के लिए हमको डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्मेट पे जाना ही पड़ता है। जैसे कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का और एक हम आप पर्सपेक्टिव बताते हैं आपको। जैसे पूरा इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है टेलीकॉम का, हर चीज का मार्केट है, एफएमसीजी का मार्केट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मार्केट है। तो अब ये बात आती है कि इतने बड़े मार्केट को अगर कोई कंपनी कैपिटलाइज नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि वो अब खुद ही में इकोनॉमीज ऑफ स्केल में नहीं है। अपॉर्चुनिटी भी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पार्ट हो सकता है ना? ये बात समझ में आया हमने क्या बोला? हेलो क्लास, यस सर। यस सर। इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है? मतलब हमने ये कहा कि इंडिया एक इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मतलब आप प्रॉफिट में है, ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट में नहीं है, बट आप प्रॉफिट में होने के बावजूद, हमको ऐसा मेरा मानना है कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल में नहीं है। डिपेंडिंग, अगर आप पूरे इंडिया की अपॉर्चुनिटी को अगर कैपिटलाइज करते हैं तो आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है। इसको जरा कोई एक्सप्लेन कीजिए। वेद, आर यू देयर माय फ्रेंड? वेद, Yes, sir. I'm here. But मेरी इस बात को एक्सप्लेन करो बॉस, मेरी इस बात को एक्सप्लेन करो। सिंपल है, हमने कहा मतलब तुम एक स्टेट में, जैसे इफ यू आर वर्किंग इन वन स्टेट, बिहार, फाइन, और Yes, काम sir. करके जितना इन्वेस्टमेंट हुआ फिजिकल ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज का, और उसके बाद Yes, sir. आपने प्रॉफिट कमाया, द कंपनी इज इन प्रॉफिट। बट इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, ये है, उसके हिसाब से, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है। प्लीज एक्सप्लेन। So maybe अगर उतने बड़े स्टेज पे जाएंगे तो पता है कि कॉस्ट नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, तो फिर कॉस्ट उतना मैनेज कर नहीं पा रहे, तो फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे जा नहीं पाएंगे, शायद ये रीज़न हो। नहीं, ये रीजन नहीं हुआ है। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? विनीत, विनीत, यस सर। इस बात को बता सकते हो? अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इकोनॉमीज ऑफ स्केल की व्याख्या आप कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? नो सर, इसका कोई आइडिया नहीं। अरे यार, आइडिया नहीं, आइडिया की तो बात कर रहे हैं, आइडिया कंपनी की तो बात कर रहे हैं हम, आइडिया का नहीं। अरे सिंपल है यार, जैसे अपॉर्चुनिटी जो है ना, यहाँ पे मार्केट जो है, इट्स अ वेरी बिग मार्केट, मतलब 1 लाख करोड़ का मार्केट है, 10 लाख करोड़ का मार्केट है, पूरा इंडिया, समझ रहे हो? यस सर। अगर इतना बड़ा मार्केट है, मतलब यहाँ परचेजिंग कैपेसिटी है ना भाई। यस सर। इतना लोग, जैसे अपने हम अभी अपने जितने क्लास में लोग बैठे हुए हैं, तो सबका पेन, सबकी जरूरत पेन है, राइटिंग पेन, यस सर। ठीक है, और सबकी परचेजिंग पावर जो है ना 10 रुपए का है, मतलब लोग 10 रुपए का एक पेन खरीद सकते हैं, और क्लास में 100 लोग हैं, तो 100 इंटू 10, ये क्या हो गया? 1000 रुपया हो गया। यस सर। तो पेन का जो मार्केट है ना, वो 1000 रुपए का है। पेन का जो मार्केट है वो 1000 रुपए का है, समझ में आ रही है बात? अब यस उसमें सर। क्या है कि लिंक कंपनी जो आई, लिंक, उन्होंने अपना प्रमोशन किया, सारा एक्टिविटीज किया, एडवर्टीजमेंट किया, लोगों को फीचर्स बताया कि मेरा पेन अच्छा है, तो दैट इज की 30 लोग, 100 में 30 पीपल लिंक का पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। इसका मतलब 30% का मार्केट शेयर हुआ।
अब फिर आता है आपका वो दूसरा जो है ओमनी जेल करके जो पेन है, उसने अपना एडवर्टीजमेंट में सारा चीज किया, उसने फीचर समझाया, कस्टमर का स्टडी किया, उसके बाद उन्होंने तो उनका भी 30% का मार्केट शेयर है। 30 लोग ओमनी जेल भी इस्तेमाल करते हैं, जो है ना आपका ब्लू रेड जो आता है पेन, तो 30% उनका हुआ, बाकी 40% में सबको कर देते हैं। तो कुल मिला के व्हाट आई एम सेइंग कि 1000 रुपए का मार्केट है ना यार। तो अगर इस 1000 रुपए के मार्केट को जितना बड़ा था, इसको बड़ा मार्केट इंडिया के पास में समझिए, मतलब पूरा इंडिया 130 करोड़, इतने बड़े मार्केट को अगर आप कैपिटलाइज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ठीक से ना आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। इट्स जस्ट नॉट अबाउट ना डबल द प्रॉफिट और ट्रिपल द प्रॉफिट, ये 2 टाइम्स और 3 टाइम्स प्रॉफिट नहीं है। इंडिया के मार्केट के हिसाब से द प्रॉफिट शुड बी 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स और 2000 टाइम्स। तो अगर आप इंडिया के मार्केट को कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं, दैट इज आप डिसेंट्रलाइज अगर प्रॉपर कीजिएगा, तभी ना आप कैपिटलाइज कीजिएगा इतना बड़ा मार्केट। इसको Yes, sir. YouTube पे कुछ लेक्चर सुनना यार, इसका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कांसेप्ट समझो ना। मतलब अपॉर्चुनिटी है आपको 2000% मार्जिन कमाने की, 2000%, 3000%, और आप कमा रहे हैं, आप कमा ले कि 200%, 400%। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ना अपॉर्चुनिटी के हिसाब से नहीं हुआ। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आपने इसको कैपिटलाइज नहीं किया। समझ में आ रही है बात? खैर, इसको आप लोग ना YouTube पे भी देखिएगा, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। खैर, आगे पढ़िए। Degree of diversification in a company having several diverse product lines, decentralization is not only necessary but beneficial. High degree of standardization, on the other hand, results in centralization. एक्सप्लेन कीजिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन कीजिए। बोलो बाबू। डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन, हाँ डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या हुआ? डाइवर्स का मतलब क्या हुआ? डाइवर्स का मतलब सर डाइवर्स मतलब पूरा सिर्फ बात ना। अरे अलग अलग चीज बनाना भाई। यस सर। अलग अलग चीज बना रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं, हम गाड़ी भी बना रहे हैं, हम एफएमसीजी भी बना रहे हैं, सर हम इसमें रियल बोल रहा है एस्टेट। कि यस सर। यस सर। अगर डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन सर अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन नेसेसरी है और बेनिफिशियल भी है। नेसेसरी और बेनिफिशियल दो कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है। इसका मतलब Yes. ये हुआ कि जितना जो अगर आपका डाइवर्स है, अरे डाइवर्स का मतलब समझ में आता है ना? यस सर आ गया। हम गाड़ी बना रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम स्टील बना रहे हैं, ठीक है? तो इतना ज्यादा डाइवर्स होगा तो उसके लिए डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा ना। हर एक इसका जितनी भी कंपनी है सब अलग अलग कंपनी हो गई, तो हम अलग अलग कंपनी के लिए आपको अलग अलग उसका एमडी दीजिएगा कि सब आप खुद ही बने रहिएगा? उस कंपनी का हेड बना के दीजिएगा किसी को, so that he can take the decision freely. तो this is a decentralization कि टाटा मोटर्स के हेड अलग होंगे, ठीक है? आपका टीसीएस के हेड अलग हैं, आपका टाटा स्टील के टिस्को के हेड अलग हैं, सब अलग अलग कंपनी बना दी और सब कंपनी का अलग अलग हेड बना दिया हमने, बिजनेस हेड। और वो सारे बिजनेस हेड फिर एक चेयरमैन को रिपोर्ट करेंगे। लेकिन डिसेंट्रलाइज तो हुआ ना, सबके अलग अलग करके हमने चेयरमैन सब बिजनेस हेड बनाया, so that they can take the decision freely and they can run the show. मतलब नॉट नेसेसरी कि हर जगह आपका ये अभी कौन है चेयरमैन, नटराज शेखरन साहब, हर जगह वही फिजिकली जाके अपना डिसीजन लेते रहे। बस यही सिंपल पॉइंट है कि जितना डिग्री ऑफ डाइवर्सिफिकेशन होगा, ठीक है? एक है कि डिग्री ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली जो है, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अगेन अगर आप डाइवर्सिफाई करते हैं तो जो इंडिया का जो मार्केट का अपॉर्चुनिटी है ना, ह्यूज मार्केट ऑफ मोटर व्हीकल, ह्यूज मार्केट ऑफ सॉफ्टवेयर, ह्यूज मार्केट ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स,
अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तब भी आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल में नहीं होंगे। मान लेते हैं एक आदमी, माइक बंद करो, पीछे से आवाज आ रही है, ये बात को ध्यान से सुनना बाबू। जैसे अगर आपने एक कंपनी खोला, ठीक है, उसके बाद वो कंपनी आपकी अच्छी चल रही है, सब कुछ परफेक्टली ऑल राइट है, और प्रॉफिट भी आपने बुक किया, आपने ब्रेक इवन पॉइंट टाइम पे आपने अचीव कर लिया, सारी चीज परफेक्टली ऑल राइट है, बट स्टिल मेरा कहना है कि आप एक कंपनी और एक चीज ऑफर जो आपने किया, ठीक है, उससे आपने प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन जो मार्केट का पोटेंशियल है, तो प्रॉफिट आपने मतलब दुगना कमा लिया, तिगुना कमा लिया, 10 टाइम्स कमा लिया, लेकिन यहाँ तो मार्केट का पोटेंशियल बाबू मतलब 1000 टाइम्स का है। 1000 टाइम्स आप कर सकते हैं जब अगर आप डाइवर्सिफाई करें तो, दैट इज की। अभी आपने ऑफर किया, क्या कहते हैं इसको, आईटीसी अगर एग्जांपल ले लेते हैं, तो आईटीसी में अभी आप हम लोगों ने ऑफर किया मार्केट को टोबैको प्रोडक्ट्स, उसके बाद फिर हमने ऑफर किया क्लासमेट स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, उसके बाद फिर हमने ऑफर किया एफएमसीजी, फिर मिल बिजनेस में भी आ गए, फिर हमने ऑफर किया आपका होटल बिजनेस, ठीक है। तो इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरा प्रॉफिट और भी डायरेक्शन से प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि मार्केट सपोर्ट कर रहा है ना। स्टेशनरी से भी पैसा आ रहा है, टोबैको डिवीजन से पैसा आ रहा है, एफएमसीजी से पैसा आ रहा है, मिल्क बिजनेस से पैसा आ रहा है, होटल इंडस्ट्री से पैसा आ रहा है, ठीक है, सो एंड सो फोर्थ। तो नाउ डाइवर्सिफाई अगर आप करेंगे, सीइंग द पोटेंशियल ऑफ द मार्केट, तब जाके इकोनॉमिक ऑफ स्केल पहुंचेंगे आप, कि आपको यहाँ पे कम से कम 1000 टाइम्स का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये बात समझ में आई? हेलो क्लास? यस सर। यस सर। तो लगता नहीं कि समझ में आ रहा है। advisable to decentralized authority only when या ठीक से पढ़ो ना बाबू, ठीक से पढ़ो ना, ताकि आवाज It is अच्छी लगे। advisable authority only when managers at lower levels are able and experienced. Lack of trained executive with restricted decentralization. एकदम सिंपल सी बात है। डिसेंट्रलाइज मतलब पार्शियल पास ऑफ अथॉरिटी हो रहा है, मतलब उसको हम पोस्ट दे रहे हैं, पोस्ट में बहुत सारा फीचर है, फैसिलिटी है, उसमें है कि कॉम्पिटेंट बंदा होना चाहिए, एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए, जो सही से फैसला ले सके। अगर गलत आदमी चला गया और गलत फैसला लेगा तो कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसका परफेक्ट एग्जांपल आपका था जो रिलायंस टेलीकॉम, अनिल अंबानी, पुरानी वाली, उसमें क्या हुआ, बहुत सारा चीज तो हम नहीं देखा, जितना भी वेयर हाउस है उसमें जो वेयर हाउस मैनेजर्स को बनाया गया था, ठीक है, सब मतलब मैल प्रैक्टिसेस और इलीगल एक्टिविटीज करते थे। सही मैनेजर को बनाया जाता तो उतनी चोरी नहीं होती। खैर, तो क्लास में हमने कभी बताया होगा आप लोगों को कि दे यूज्ड टू डू Individual freedom. There will be a high degree of decentralization, but if top management is conservative and prefers centralized control, it is likely to centralize authority. ठीक है, ये बात बिल्कुल वैसी है कि हर कंपनी के काम करने का अपना अपना तरीका होता है और अपनी अपनी सोच होती है। कुछ कंपनी हर चीज को सेंट्रलाइज रखना चाहती है और हर चीज आप हमसे पूछ करके करेंगे अंडर माय डिटरमाइनिंग शैडो। कुछ कंपनी की नो, जितना डिसेंट्रलाइज करेंगे उतना ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, उतना ज्यादा हम प्रॉफिट कमाएंगे, उतना ज्यादा हम मार्केट को कैपिटलाइज कर सकेंगे, लाइक दैट। है तो उसमें आउटलुक ऑफ द मैनेजमेंट, ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, तो आउटलुक का मतलब होता है नजरिया। तो टॉप मैनेजमेंट का क्या नजरिया है काम करवाने का। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था, मतलब बैच 1 ने तो पढ़ा था, बैच 2 ने नहीं पढ़ा अभी, लिकर्ट्स मैनेजमेंट स्टाइल। लिकर्ट्स, हेलो क्लास? Yes, sir. Yes, sir. लिकर्ट्स में क्या आता है लीडरशिप मैनेजमेंट Exploitative, स्टाइल में? Exploitative, एक्सप्लॉइटेटिव, ऑटोक्रेटिक, consultative, Benevolent. 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 बेनोवेलेंट, ऑटोक्रेटिक, फिर कंसल्टेटिव और फिर डेमोक्रेटिक। Yes, sir. ठीक है, तो दैट इज की उसमें क्या था कि रेंसिस लिकर्ट साहब, रेंसिस लिकर्ट, Liquors. हाँ लिकर्ट, इन्होंने अपना सर्वे किया था, ठीक है, वो अपना कहाँ, मिशिगन एरिया में। अभी वहां तो बहुत लोग मर रहे हैं, तुम्हारा यूएस में 80,000 पहुंच गया है। खैर, सर तो व्हाट आई वाज सेइंग, रेंसिस लिकर्ट, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे किया कि कौन किस पद्धति पर काम करवा रहे हैं, किस पैटर्न पे काम करवा रहे हैं, किस तरीके पे काम करवा रहे हैं।
उन्होंने अपना सीधा एक्सप्लोर कर रहे थे। तो कुछ कंपनी में उन्होंने वो गए, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंपनी, उन्होंने देखा कि कहीं बहुत ज्यादा सख्ती से काम करवाया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा सख्ती, उसमें पनिशमेंट बहुत ज्यादा दिया जा रहा है और रिवॉर्ड का प्लेस कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंपनी में गए, उन्होंने उधर देखा कि भाई बहुत ज्यादा पनिशमेंट तो है ही, लेकिन है कि थोड़ा रिवॉर्ड है, थोड़ा रिलैक्स है। फिर कुछ और एक कंपनी में गए, वहां देखा कि नहीं, यहाँ पे तो बहुत आराम से काम हो रहा है, कंसल्टेटिव, सबको कंसल्ट करके काम किया जाता है, ठीक है, सबसे मतलब राय मशवरा करके, सबसे सर्वे करा के कि वेदर वी शुड गो फॉर दिस डाइवर्सिफिकेशन, यस और नो, जो भी है पूरा एज अ टीम काम होती है। उसके बाद फिर आपका एक फॉर्मेट था कि नहीं, सब लोग ना आपस में मिलकर, देयर इज नो बॉस एंड नो सबऑर्डिनेट, ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी वे में सब चीज जज होता है फॉर अनदर बिजनेस एंड ऑल, सारा चीज जो भी एक्टिविटी है सर, उसमें इट रियली डिपेंड्स ऑन द आउटलुक ऑफ द मैनेजमेंट, और रादर इट्स नॉट अबाउट जस्ट द आउटलुक, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर कुछ नेचर ऑफ एक्टिविटी है जिसमें हाईली सेंट्रलाइज रखना पड़ता है, अगर आप डिसेंट्रलाइज कीजिएगा तो द गेम विल बी ओवर, ठीक है। तो खैर उसी तरह से आपका डिसेंट्रलाइज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़िए। Nature of function. Generally, basic functions like production and sales are more decentralized than staff functions such as production, finance, research, and development. पढ़िए। Nature of function. Generally, basic functions like production and sales are more decentralized एक than मिनट, staff functions such as generally basic basic functions like production and sales are more decentralized, मतलब कि सेल्स का जो काम है, अब क्या टॉप मैनेजमेंट आकर के मतलब ना वो सुबह शाम आपके पास रह नहीं सकती है ना। अभी कितना सेल हुआ उसके लिए टीम लीडर अलग बना दिया जाता है, जो सेल्स को देखेगा, सेल्स मैनेजर ही अलग, डिपार्टमेंट ही अलग बना दिया गया है टू टेक केयर ऑफ द सेल्स, एंड सो इज द केस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए, अच्छा, इसको अगर डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, हर चीज इसको अगर सेंट्रलाइज रखेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों? प्रोडक्शन को अगर सेंट्रलाइज करेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। क्यों? एनीबॉडी? सर मतलब अगर टॉप मैनेजमेंट जरूरी नहीं कि हर कोई प्रोडक्शन में टेक्निकली क्वालिफाइड हो, तो हमें प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए। मतलब टॉप आवाज मैनेजमेंट बहुत धीरे। जरूरी। हेलो, हाँ बोलो ना। यस सर, मतलब टॉप मैनेजमेंट में जरूरी नहीं हर कोई टेक्निकली उतना क्वालिफाइड हो प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में, तो हमें सुपरवाइजर एग्जैक्टली, की जरूरत है। मतलब हमको प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है, प्रोडक्शन इंजीनियर की जरूरत है। मतलब आईटी दिल्ली से जो इंजीनियरिंग होता है आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज में, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम नो सिविल एंड मैकेनिकल, बहुत सारा अलग अलग इंजीनियरिंग भी है। उधर से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिसोर्सेज का बंदा ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बेहतर तरीके से चला सकता है, ना कि आपके टॉप मैनेजमेंट। तो अगर डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं पहुंचेगा, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट आप लोग ना आज पूरा यूट्यूब पे देखिएगा। एक्चुअली इकोनॉमीज ऑफ इट्स जस्ट नॉट अबाउट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड डिक्रीजिंग द ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सिर्फ इतना ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किराया लिया, आपका 100 स्क्वायर फीट की जगह आपने किराए में ली, और उसमें आप बिजनेस कर रहे हैं किस चीज का, जैसे पुरानी वाली टीवी है ना, बड़ा वाला डिब्बा, उसको स्टोर कर रहे हैं। तो उसको स्टोर कर रहे हैं तो वो कितना जगह ले रहा है आपका, उस एक रूम में, 100 स्क्वायर फीट के रूम में आपका कितना टीवी आ जाएगा? हम एज्यूम करते हैं 50 टीवी। लेकिन आप टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड वर्जन, मतलब ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करेंगे जो आज का टीवी है, तो वो कितना पैकेट आ जाएगा, तो सीधा वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है। तो अब ना हुआ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, Yes. अपॉर्चुनिटी और टेक्नोलॉजी और डिमांड के हिसाब से जो आदमी काम करता है तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हुआ। मतलब प्रॉफिट तो आपने कमा लिया, 100 रुपया आपका लागत था, आपने 110 रुपया कमा लिया, प्रॉफिट हो गया। ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल थोड़ी हुआ। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है कि हम 100 रुपया लगाया, कम से 1000 रुपया आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है ऐसा। खैर, अच्छा एक मिनट,
production and sales are more decentralized than staff functions such as personal, finance, research and development. अच्छा, स्टाफ फंक्शन क्या हुआ? मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? स्टाफ फंक्शन प्रोफेशनल्स सारे रहेंगे इसमें. इसमें सारे प्रोफेशनल्स हैं, सब लोग अपने Yes. अपने डिपार्टमेंट का अपना रिपोर्ट बना के देंगे. इनकी सबकी अपनी जवाबदेही है. ऐसे तो सबकी अपनी जवाबदेही है, लेकिन इन लोग की कुछ खास करके ज्यादा बहुत प्रोफेशनल, मतलब इनको सही सॉल्यूशन देना ही देना होता है. सर नेक्स्ट पढ़िए. Communication system and ये effective तो पढ़ो बाबू, communication. एक मिनट, ये तुम पढ़ो बाबू, ये मुस्कान मल्होत्रा कोई. System is required to coordinate and control the activities of operational unit. In case of communication system is ineffective, centralization should be advocated. However, computerized management information system has enabled centralized decision making. सिंपल है, बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम होना ही चाहिए. और ये हम कई बार हमने रिपीट किया है कि 1980 से लेके 2030 आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा है, ठीक है, और 2030 से 2080 आपका ये नैनो इंजीनियरिंग का एरा है. इसमें कम्युनिकेशन बेहतर होना ही चाहिए. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, तो सेंट्रलाइज रखेंगे हर चीज को. अगर आप बेहतर है तो डिसेंट्रलाइज करेंगे, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है. बट है कि अगर कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं तो अगेन इट्स अ क्वेश्चन मार्क. क्या कम्युनिकेशन अच्छा नहीं तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रीच कर ही नहीं सकते हैं. हम सिर्फ एक ही पॉइंट पे सबको सर्कुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. डाइवर्सिफिकेशन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब दूसरा आपने काम किया, क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी. तो जितना अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज करेंगे मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा. तो प्रॉफिट बढ़ने का मतलब क्या होता है कि कॉस्टिंग मेरा घट रहा है ना. मेरा चूंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एमआरपी उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा हो रहा है. मतलब लागत मेरा है, मान लीजिए कि इक्विटी बनाने का 1 रुपया, तो उसका एमआरपी है जो हम बेचते हैं वो 10 रुपए बेचते हैं, तो 9 रुपए का प्रॉफिट है हमको. तो जितना ज्यादा हम मास प्रोडक्शन करेंगे और जितना ज्यादा हम मास पार्टिसिपेशन करेंगे, मास पार्टिसिपेशन, तो डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली तो मास पार्टिसिपेशन ही है ना. समझ में आ रही है बात? ये मास Yes, sir. पार्टिसिपेशन. और आईटीसी आपका क्या कहते हैं, आशीर्वाद आटा बनाती है, और आईटीसी आपका स्टेशनरी में क्लासमेट का कॉपी पेंसिल बनाती है. एकदम से जुदा चीज है, मतलब मुख्तलिफ, एकदम अलग है, ठीक है. फिर आईटीसी आपका होटल में है, ठीक. तो फिर आईटीसी आपका मिल्क बिजनेस में, आशीर्वाद मिल्क आ गया. तो जितना डाइवर्स आपका रहेगा उतना बेहतर आप प्रॉफिट बुक करेंगे, उतना बेहतर आप मार्केट कैपिटलाइज कर पाएंगे. सर नेक्स्ट पढ़िए. एक्सक्यूज मी सर. अब बोलो. सर फ्रेंचाइज. यूएस में बैठा हुआ है ना. Yes, केएफसी sir. एक्चुअली है क्या? मतलब जस्ट एक चिकन तलने का एक सिस्टम, एक दुकान था, यही तो. और उस बंदे ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल को कैसे रीच किया कि फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि यू पे मी मनी एंड आई गिव यू द कांसेप्ट. आइडिया बेचते हैं ना ये लोग, यस सर. है? यस उसको सर. करके पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं. तभी तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे ना इन्होंने इस तरह से अपना इसको एक्सपैंड किया है फ्रेंचाइजी मॉडल में. हर जगह जैसे होता है ना, जो कंसेप्ट है फोको होता है, कोको होता है, इस तरह जैसे कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड. तो मान लीजिए कि केएफसी का अगर कोई आउटलेट है जो उन्होंने खुद खोला है, ओरिजिनल, किसी को फ्रेंचाइजी नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड. अब है कि कुछ है कि फ्रेंचाइजी ओन्ड है, तो फ्रेंचाइजी ओन्ड में क्या होता है कि फिर भी केएफसी का ही कंट्रोल होता है. तो दैट इज की फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड. एक होता है कि भाई हमने फ्रेंचाइजी को दे दिया वो जाने, दैट इज फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड. इस तरह से तो जितना भी जो आपका एमएनसी जो कांग्लोमेरेट है वो अभी ना काम करती है. मार्केट कैपिटलाइज कैसे किया, मतलब यूएस में बैठे हुए पूरा इंडिया को कवर कर लिया हमने, पैसा कमा लिया, फ्रेंचाइजी दिया उनको, हमने परमिशन दिया, सारा चीज है, उसके बाद यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं ना, मेकिंग मनी. एज सिंपल एज दैट.
समझ में आया? सर तो जो रिटेल कंपनी है जैसे वॉलमार्ट ये सब तो सर इकोनॉमिक ऑफ स्केल में आएगा सर। वो इकोनॉमिक ऑफ स्केल उन लोग का हर लेवल में अपना बदलते रहते हैं, ठीक है। अभी ये मतलब वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है, उन लोग का प्रॉफिट Yes. का ग्राफ देखते हो, प्रॉफिट का ग्राफ ऐसे ऐसे करके जिगजैग लाइन में ऊपर जाता रहता है। तो हर बार वो नया नया टेक्निक लाते हैं बिजनेस करने का, यस नया सर। नया मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। यस सर। ये तो पूरा दुनिया जो है ना, जैसे तुमने एक 100 स्क्वायर फीट का विनीत तुमने रूम किराए पर लिया, यस सर। 100 स्क्वायर फीट का, तो उस 100 पूरा वर्ल्ड बड़ी कंपनी है एमएनसी, वो सबको एक मार्केट की तरह देखती है ना, अलग अलग थोड़ी है।